प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ रीजनिंग की अगली क्लास। जैसा हम लोग आगे चल रहे थे कि किसी सांकेतिक भाषा में यदि हम किसी भी वर्ड को ये लिख सकते हैं तो उसी सांकेतिक भाषा में उस वर्ड को क्या लिखा जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्नों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग आगे जानकारी करते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में फ्लावर को ये लिखा जाता है, FREWOL लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में गार्डन को क्या लिखा जाएगा। तो हम लोग देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमारे पास सबसे सिंपल जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले हम इनकी नंबरिंग कर लेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कौन सी नंबर का यूज हुआ है। तो सबसे पहले आ रहा है F यानी 1 नंबर आ रहा है, उसके बाद में R आ रहा है यानी 6 नंबर आ रहा है, उसके बाद में E आ रहा है यानी 5 नंबर आ रहा है, उसके बाद में W आ रहा है यानी 4 नंबर आ रहा है, उसके बाद में O आ रहा है यानी 3 नंबर आ रहा है, और उसके बाद में L आ रहा है यानी 2 नंबर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे 16 54 32। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 ये जो नंबर दे रखे हैं, जी का 1, ए का 2, आर का 3, डी का 4, ई का 5, एल का 6, इन नंबरों के हिसाब से यहाँ पे सेट कर लेंगे। तो 1 नंबर पे यहाँ पे आ रहा है जी, तो हम लोग जी ले लेंगे। 6 नंबर पे यहाँ पे एन आ रहा है, एन ले लेंगे। 5 नंबर पे ई आ रहा है, 4 नंबर पे बी आ रहा है, 3 नंबर पे आर आ रहा है और 2 नंबर पे ए आ रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बड़े आसानी के साथ में जो है हम लोग इसका आंसर लिख पाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो इस तरीके से होगा। इसी प्रकार से आप लोग भी प्रश्न कर सकते हैं। जैसे ये प्रश्न दिया हुआ है आप लोगों के लिए, फ्लावर को ये लिखा जाता है, तो देखिए इसको क्या लिखा जाएगा। तो बड़ा आसान है, हम लोग कोई नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 और 6, आगे भी होते तो और भी नंबरिंग करते थे। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि L जो है यहाँ पे 2 नंबर पे है, F जो है वो 1 नंबर पे है, W है वो 4 नंबर पे है, O है वो यहाँ पे 3 नंबर पे है, R है वो यहाँ पे 6 नंबर पे है और E है वो 5 नंबर पे है। तो इसका मतलब है कि 21 43 65, 21 43 65 ये क्रम आ गया। तो हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 ये जो गार्डन का क्रम दे रखा है उसी को उसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो ए का कोड है वो 2 है, तो यहाँ ए लिख देंगे, ये जी है, 4 डी का कोड है, 3 आर का कोड है, 6 एन का कोड है और 5 ई का कोड है। इस प्रकार से जो है हम बड़े आसानी के साथ में इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसी सांकेतिक भाषा में ब्लैक को BLACK, ब्लैक को NDK ये लिखा जाता है, लिखा जाता है। ब्लू को BLUE, ब्लू को NZ लिखा जाता है, NZ लिखा जाता है। तो पिंक को क्या लिखेंगे, तो PINK, पिंक को क्या लिखेंगे, ये प्रश्न है। देखिए यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्लैक को NDK लिखा जाता है, ब्लू को NZ लिखा जाता है, तो पिंक को क्या लिखेंगे। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम हल करने के लिए हमें ए से लेकर के और M तक फर्स्ट हाफ जो है प्रथम अर्धांश के बारे में जानकारी होनी चाहिए, 1 से लेकर 13 नंबर तक, और फिर 14 से लेकर 26 तक द्वितीय अर्धांश है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आप लोगों को कोडिंग याद है कि का कोड है
1 होता है, ई का कोड 5 होता है, ओ का कोड जो है 15 होता है, टी का कोड 20 होता है, बाई का कोड 25 होता है। तो निश्चित रूप से हम इस प्रकार से अगर हमें डायरेक्टली याद है तो हम इस प्रकार के प्रश्नों को बड़ी आसानी के साथ हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम यहाँ पे ABCD लिख लेंगे जनरली। देखिए अब यहाँ पे हम लोग इनकी नंबरिंग कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ये जो काम है वो हम लोग रफ कॉपी में लिख सकते हैं, रफ कॉपी में कर सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से इस प्रकार के प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो हम लोग डी का कोड देखते हैं 2 है, एल का कोड देखेंगे हम लोग 12 है। अब देखिए 12 और 2 यानी डीएल को मैंने जोड़ दिया तो 12 और 2 कितने हो गए, मिला करके 14 हो गए। तो एन का कोड कितना है 14, तो ये आ गया। अब देखिए अगला है ए का कोड होता है 1, सी का कोड होता है 3। तो इन दोनों को जोड़ दिया तो 1 और 3 होते हैं 4। तो देखिए डी का कोड जो दे रखा है कितना है 4। इसी प्रकार से जो ए है, ए का कोड यहाँ पे दे रखा है आप लोगों के लिए 11। तो यहाँ पे भी ए का कोड कितना है 11। तो इस तरीके से यानी पहले दूसरे को जोड़ करके 11 है, दूसरे तीसरे और चौथे को जोड़ करके 11, लास्ट वाले को ऐसे लिख दिया गया है। तो हम इसी को इसमें समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो है 2 है और एल का कोड 12 है। दोनों को अगर हमने ऐड कर दिया तो 12 और 2 हो गए 14। तो ये आ रहा है यू का कोड आप लोग देख सकते हैं 21 है, ई का कोड आप लोग देख सकते हैं 5 है। तो 21 और 5 हो गए 26। तो ये आ रहा है। तो इसी तरीके से हम पिंक को क्या लिखेंगे, बड़ी आसानी से हम देख सकते हैं। पहले पी की हम लोग वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे कि पी की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए पी की वैल्यू है 16 और आई जो है आई की वैल्यू है 9। तो 16 और 9 दोनों को जोड़ दिया तो हो गए 25। इसी प्रकार से एन की वैल्यू है 14 और के की वैल्यू है 11। 14 और 11 दोनों को यदि हम लोग अलग अलग लिखना चाहेंगे तो अलग अलग लिख देंगे 14 और 11। तो 25 जो है इसकी वैल्यू है यहाँ पे y की, 14 n की और 11 जो वैल्यू है हमारी वो है k की। तो y n k, तो y n k इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आंसर में 14 11 25 होते हैं तो फिर इसका आंसर बाई होगा। लेकिन अगर बाई ऑप्शन में नहीं है तो फिर इसका आंसर जो है बाई एन के माना जाएगा। तो बड़े आसानी के साथ में हम लोग ये जो काम है ये काम हम पहले रफ कॉपी में कर लें पीछे की तरफ, क्योंकि जगह काफी दे रखी होती है और उस जगह का इस्तेमाल करते हुए हम इसको पहले से ही इसको अगर कोडिंग कर लेते हैं तो निश्चित रूप से इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनको हम बड़े आसानी के साथ हल कर सकते हैं। एक प्रश्न जो है होमवर्क में आप लोग लिख सकते हैं घर से करने के लिए। इसी प्रकार का प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ग्लोब GLOBE ग्लोब को TU लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, TU लिखा जाता है, TU लिखा जाता है और ID
टी लिखा जाता है। तो आप लोगों को बताना है CARE केयर को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। इसको आप लोग उसी तरीके से जो मैंने पैटर्न बताया था उसी तरीके से सॉल्व आउट करें और इसका जो आंसर है वो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका आंसर क्या आएगा तो आप लोग जो है चेक कर सकते हैं। इसका आंसर आएगा FU, इसका आंसर आएगा FU। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उनको बड़े आसानी के साथ में हम लोग हल कर सकते हैं। ऐसा ही एक और प्रश्न है जो मैं आप लोगों के लिए बताना चाहूंगा। किसी सांकेतिक भाषा में TEAM टीम को लिखा जाता है युवा, GAME गेम को लिखा जाता है TF। तो उसी सांकेतिक भाषा में हायर को क्या लिखा जाएगा, FIRE, हायर को क्या लिखा जाएगा। और इसका आंसर आप लोगों के लिए मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व आउट करके देखेंगे जब उसको, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आप लोगों के लिए XN, ये इसका आंसर निकल जाएगा। तो एक बार आप लोग सॉल्व आउट कीजिए और फिर देखिए कि आप लोगों का आंसर XN आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करके भेजें, मैं उसका आंसर आप लोगों के लिए सॉल्व आउट कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी सांकेतिक भाषा में खेती को T लिखा जाए, T लिखा जाए, PE को J लिखा जाए, तो बेड को क्या लिखा जाएगा, बेड को क्या लिखा जाएगा। ये प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न को हम लोग किस तरीके से जो है सॉल्व आउट करेंगे, इस प्रकार के प्रश्न को कैसे करेंगे। A का कोड होता है 1 और T का कोड होता है 20। कैसे पता चला, H.T 5, 10, 15, 20 और 25, तो T का कोड 20 आ रहा है। अब देखिए आप लोग देख रहे हैं कि 1 का गुणा यदि मैं 20 से करूंगा तो 20 आएगा, जो इसका कोड होता है T का कोड है। और B का कोड होता है 2 और E का कोड होता है 5। 2 का गुणा 5 से करूंगा तो आएगा 10। तो आप लोग देख सकते हैं 10 किसका कोड है, J का है। तो ऐसे ही B का कोड होता है 2, A का कोड होता है 1, B का कोड होता है 4। तो 4 × 4 = 8। तो जो 8 है उस 8 नंबर पे क्या आएगा, तो E के बाद S, E के बाद में FGH, तो क्या आ रहा है, H आ रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग इस तरीके से सॉल्व आउट करते हैं, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग के अंदर कांस्टेंट भी हो सकता है, किसी भी संक्रिया प्लस माइनस गुणा बाकी किसी भी संक्रिया का यूज हो सकता है। तो हम लोग उस प्रकृति को समझें, प्रश्न की प्रकृति किस तरीके की है और किस तरीके से हमें उसको सॉल्व आउट करना है। तो निश्चित रूप से हम कोडिंग डिकोडिंग संबंधी जो प्रश्न हैं उनको बड़े आसानी के साथ हल कर पाएंगे। अब अगली जो टाइप है वो है हमारी लेटर टू डिजिट। लेटर टू डिजिट, लेटर को डिजिट में बदलने वाली जो टाइप है, इसके किस तरीके से इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनको हम किस तरीके से करते हैं। देखिए प्रश्न से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को कैट को 3120 लिखें तो HORSE
प्रकार के जो प्रश्न हैं उनको हम लोग किस तरीके से सॉल्व आउट करते हैं ये हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग देखें, पहले कैट को देखें, हम लोग एक तरफ कैट लिख लें और एक तरफ लिख लें हॉर्स, HORSE। देखिए कैट में लोग देखेंगे तो C का कोड होता है 3, A का कोड होता है 1 और T का कोड होता है 20, तो 3120 आ गया। तो ऐसे ही इनके कोड लिखने हम लोगों को। तो देखिए जो T, तो E के बाद में FGH यानी ये 8 हो गया, O का कोड है वो 15 है, उसके बाद में PQR यानी 18 होगा, S R के बाद में S आता है 19 होगा और E का कोड कितना है 5 होगा। तो 8 15 18 19 5 ये इसका जो है आंसर होगा। इस तरीके से हम इसको बड़े आसानी के साथ में लेटर टू लेटर को डिजिट में बदलने की जो प्रश्न है उनको बड़े आसानी के साथ हम लोग हल कर सकते हैं। नंबर 2 की तरफ एक प्रश्न आप लोग करके देखें। प्रश्न है यदि किसी सांकेतिक भाषा में रेड को जो है 9267 लिखें तो उसी सांकेतिक भाषा में DOG डॉ को क्या लिखेंगे। तो साथियों नमस्कार, वीर धरा धौलपुर का आज स्थापना दिवस है और आज हम धौलपुर का स्थापना दिवस मना रहे हैं बड़े धूमधाम से, ढोल नगाड़ों के साथ, बाजों के साथ। धौलपुर की अभूतपूर्व जो गाथाएं हैं उनके साथ में हर जन जिलेवासी हर्षित है, उल्लासित है। हमारे धौलपुर जिले में साथियों 15 अप्रैल 1982 को जब से स्थापना हुई है, धौलपुर जिले ने हर क्षेत्र में तरक्की की है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, तकनीकी क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में तरक्की की है। धौलपुर जिले को रेड स्टोन के नाम से जाना जाता है, रेड स्टोन डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि धौलपुर जिले में अधिकांश लोग जो है वो घरों में लाल पत्थर का यूज करते हैं और यहाँ से जो पत्थर है वह विभिन्न प्रकार के जो किले हैं उनके साथ साथ में भव्य मंदिर हैं और कई इमारतें हैं उनके लिए भेजा जाता रहा है। तो धौलपुर जिले की एक अपनी अनूठी पहचान है हमारा धौलपुर जिला। देखिए हमारे धौलपुर जिले में जो आकर्षक स्थल है वो तीर्थराज मचकुंड है और कहा जाता है कि तीर्थराज मचकुंड की यात्रा किए बिना तीर्थों की यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसके अलावा दमोह जलप्रपात है, तालाबशाही है, चंबल जो घड़ियाल अभयारण्य है, कमल फूल का बाग है, केसर बाग है और भी कई सारे ऐसे दर्शनीय स्थल हैं जो देखने लायक हैं। धौलपुर की अपनी एक धरोहर है, तो मैं धौलपुर वासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी जो धरोहर है उसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। हम धौलपुर की एकता के लिए, अखंडता के लिए और इसको आगे बढ़ाने के लिए हर पल कौमी एकता के साथ में एक मिसाल पेश करते हुए आगे बढ़ें। वैसे तो हमारा धौलपुर कौमी एकता की एक अभूतपूर्व मिसाल है। हम लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं, हर धर्म हर मजहब एक साथ एक दूसरे की खुशियों में और दुख में हाथ बढ़ाते हैं। तो आइए हम धौलपुर की यशोगाथा के साथ अपने धौलपुर का स्थापना दिवस मनाएं और बहुत बहुत खुशियों के साथ मैं आप लोगों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। के दिन ही धौलपुर भरतपुर से अलग हुआ था और एक अलग जिला बना 15 अप्रैल 1982 के दिन। तो आज धौलपुर का स्थापना दिवस है। तीर्थराज मचकुंड की पावन धरा धौलपुर में जिस तरीके से प्रगति हुई है, धौलपुर ने एक छोटा जिला होने के बावजूद 3034 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, उसके बावजूद धौलपुर ने जिस तरीके से नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, यहाँ की न केवल शैक्षिक क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, गतिविधियों में, खेल गतिविधियों में जिस तरीके से प्रतिभाओं ने अपना लोहा मनवाया है पूरे विश्व स्तर पर, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। आइए हम धौलपुर की सुख समृद्धि की मंगल कामनाओं के साथ आज धौलपुर स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।